हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था और हम सब की आंखों में उस दिन गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया। हम 9 लोगों का एक ही गोल था कि वी हैव टू फिनिश दिस एक्सपीडिशन। लड़के लड़कियां में सबके लिए मेरा एक ही संदेश है कि फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स। किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। और ये एक ऐसा अभियान था जिसमें उन्होंने लहरों के साथ साथ रूढ़ियों को भी चुनौती दी। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रहीं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह और उसके साथ हैं हमारी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। हम शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? क्या रहा पहली बार कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? अच्छा। तो टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज़ क्या होती है। तो क्योंकि आप वायुसेना का जो पृष्ठभूमि है, आप दोनों की विभा जी, और अगर मैं आपकी बात करूं वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफ़र करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला? मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आना चाहूँगी, उसी का आंसर जो है ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। ब्लू यूनिफॉर्म पहनना और इंडियन एयरफोर्स में काम करना और ऐसा सिग्नल पढ़ना कि हाँ आपको ओशन का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, पहले तो वही अविश्वसनीय था मेरे लिए। समझ नहीं आया कि ये कुछ गलत है, सही है, मैं गलत पढ़ रही हूँ या मैं गलत समझ रही हूँ, क्या है। मैंने क्रॉस चेक किया, सो देन आई गॉट टू नो कि नहीं, ये एक्चुअल है और ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज गिविंग सच अपॉर्चुनिटी वेयर यूनिफॉर्म इज नॉट एन एम्बागो। तो अनबिलीवेबल तो वो था ही एक्सपीरियंस। रही बात वही एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने खुद जाके कुछ इसको इंट्रोड्यूस किया या अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए? एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 4 साल पहले स्टार्ट हुई हैं। तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो, 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ
थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 phases ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कंप्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। एंड जिस दिन पता चला कि हाँ, पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू गो अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि लोग नहीं, किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में और बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर था। तो इनिशियल फियर तो रहता ही है पहले, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग था, बट व्हेन द ड्रीम बिकम्स अ रियलिटी, तो दैट 1% ऑफ that pause in your heart, there is something in your heart। जी, आपसे जानना चाहूँगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई? देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी। जैसे हम कहते हैं कि ये 100 मीटर रेस नहीं थी, ये जो है ये एक मैराथन थी 100 किलोमीटर। हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस, वो काफ़ी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिज़िकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ़ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आप एक नौकायान पे 6 लोग सेल्फ सस्टेन हो। तो उन मेंटल और इमोशनल कंडीशंस को ट्रेन के लिए, उसके लिए हमको कंडीशन किया गया। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज़ हमें पढ़ाई गई ट्रेनिंग के पार्ट में। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई, हमें स्पोर्ट्स खिलाए गए, एक दूसरे के साथ असेसमेंट्स हुए, सो दैट पता चले कि कौन बंदा सोशली एज अ टीम वर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था उसको और थोड़ा सा मुश्किल करके हम सबकी ट्रेनिंग कराई गई। जी, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होती है आपकी जो मानसिक ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको? तो मेंटल ट्रेनिंग भी, फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपीडिशन में? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, डिफरेंस था, बट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, और that is how we grow in service, या हम उसी तरह आगे काम करते हैं। Not only physically, but it is the mental toughness also for which the seniors and the academy and the instructors train us. उसको अगर मैं इस चीज़ से लिंक करूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सिमिलर, जो बचपन से हमें, बचपन से नहीं, मतलब सिंस द टाइम वी बॉर्न इन द अकेडमी और इन द यूनिफॉर्म्स, देयर इज़ ओनली वन थिंग वी हैव बीन टोल्ड, एवरीथिंग इज़ मेंटल, एवरीथिंग इज़ मेंटल। अगर आप मेंटली कुछ चीज़ जीत गए हो तो फिर वो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि एंड्योरेंस और स्टेमिना, कि महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज़ ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलेपन
को जो फाइट होती है, अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम। मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपीडिशन पर थी? ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि हम हर रोज़ जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। बट हम 9 लोगों का एक ही गोल था, एक ही मिशन था कि वी हैव टू फिनिश दिस एक्सपीडिशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर हम फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हमारी मतलब क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं, बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप। तो इट इज़ अ टीम स्पिरिट है और टीम वर्क Yes. काम आई इस पूरे Yes. एक्सपीडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि हमें आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी। तो क्या वाकई में ऐसा था, या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जो आप शिप की बात, जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है? हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। तो जो आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर कुछ ऐसे दिया जाएगा कि जो हमारा लिविंग एरिया था, हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज़्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो ख़राब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। तो समुद्र की जो दिनचर्या है उस बोट में वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। तो शिप और बोट का जो समुद्र में रिलेशन है, शिप में हम कभी रहे नहीं तो हम वो पर्सपेक्टिव आपको बता नहीं सकते, बट डेफिनेटली हम तीनों बोट में रहे और हम आपको बता सकते हैं कि धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा। वो बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो स्वाद का जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था? इसका आंसर मैं दूंगी। फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसे नहीं कि खाना बनाना चाहते हैं, वो उनका पैशन था। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम दुआ करते थे कि मदर, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, और ये आपके लिए कुछ ऐसा बना के लाएगी। जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, मुझे अगर कोई आलू देगा तो मैं आलू टमाटर ही बनाऊंगी, लेकिन प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियाँ लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और
हम दिन आपको बन गया। दिन महीने बन गए। ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान? हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं, उसमें जो तबीयत ख़राब होती है, और इट इज़ योर मंथली साइकिल. These are the kind of issues that we have faced, and we have been fortunate enough कि हमारी एक क्रू मेंबर एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है who is trained on all these things. तो बिसाइड्स सेलिंग, वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज्ड टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे, आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. तो एक वो कंफर्ट जोन भी रहता था कि आई कैन गो एंड टॉक टू हर एनी टाइम कि आज सर दर्द हो रहा है, आज थोड़ा लेजी फील हो रहा है. उससे हम सब कुछ शेयर करते थे. तो वो भी था. प्लस थैंक गॉड, टच वुड, ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स माइनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्सिंग ऑफिसर विच वी हैड ऑन बोर्ड. तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको मतलब दिन रात 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था? तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट. तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे, आज मैं हूँ, कल मैम है, ऐसे. बाकी जो 5 बचे, उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी. तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग. वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज़ में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो. हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था. इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए. कल को अगर स्पेशलाइज, अगर मैं किसी चीज़ में मेरे को आता है, तो फिर ऐसा, एंड इफ आई एम नॉट वेल, तो इट शुड नॉट हैपन कि द लोड फॉल्स ऑन टू सम अदर पर्सन. तो दैट इज़ वाई इट वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट एवरीवन न्यू एवरीथिंग. तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए. यस. तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ से गए आप? देखिए, जब हम सर्कम नेविगेशन की बात करते हैं तो सर्कम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमैंटल. फिर फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन, न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था, बट वहाँ पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरेस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरेस पहुँचे अर्जेंटीना में. फिर वहाँ से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा 3rd ग्रेट केप होता है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके ख़त्म हुआ. विभा जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी. आपने बहुत ह्यूमिड भी और मतलब गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा. तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखी चल रही थी? देखिए, वेदर का अभी भी जैसे हम आए हैं,
कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है नहीं हुई है, तो हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने जितने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम 2-2 लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से लेके ऑलमोस्ट अर्जेंटीना तक, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना, जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे। और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज़। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति कितनी, 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट। और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी, 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज़ का बताना चाहूँगी। हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैनुअली वो चेंज करनी थी। और हुक्स हमने जब ग्लव से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए, क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में, पैरों में पॉलीथीन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नम हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम। मतलब एक तो पानी की लहरें, यस, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था? नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों बारिश हो रही थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ, ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं। अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है, क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है। 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो। और जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड, और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके चाय, गरम चाय पिला देता है। वो ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज़ स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही। बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्लाउडिंग है। उसमें आप जो बचा कुछ आंखें भी खोल पाते हो, जो आपका इतना पोर्शन दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो, क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप, मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे, फिर नीचे देखोगे, 15 सेकंड ऊपर देखोगे, फिर नीचे देखोगे। उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना सेकंड काट के बहुत मुश्किल हो जाता था। और अगर आंखों में नींद हो, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं आप लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती थी। मतलब मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से, बहुत तेज़ आ रही है, तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा, डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी? हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज कर, मतलब हमें सपोज इस डायरेक्शन में जाना है और हवा कहीं और से ही आ रही है, तो हम डायरेक्शन हम चेंज ही करना पड़ता था। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुँचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से।
तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए हैं बिकॉज हवा ही नहीं है, हवा नहीं है तो हम कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम वापस उल्टा चलने लग गए हैं बिकॉज करंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस ड्यूरेशन एकदम एक्सट्रीम देखा है हमने। एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आवर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी। तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हमारे हाथ जम गए। ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे, स्वेलिंग बिकॉज इतना इट वाज वेरी कोल्ड। आई हैव सर्व्ड इन 3rd स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्व्ड इन लद्दाख, वहाँ पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कंपेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊँ, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे, क्योंकि इतना ह्यूमिड और इतना पसीना आता था कि हम कपड़े भी पहने तो उसमें भी चिपचिप हो रही थी। पाउडर के लगा के पूरा हाथ पैर हर जगह पाउडर लगा के हम बैठते थे। आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, जैसे बीइंग अ वुमन, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड? मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूँगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज़ हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूँगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ़ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी, आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इसमें कोई ये लड़की है ये लड़का है नहीं है। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफ अ वर्क इज देयर इट इज़ अ वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सो यहाँ पे भी हमने वैसे ही उस चीज़ को लिया। सेलिंग मेल काउंटर पार्ट्स भी गए हैं, वैसे ही फीमेल काउंटर पार्ट्स भी गए, एंड वी हैव ऑल्सो गॉन द सेम वे। तो मुझे नहीं फील हुआ कि हमने ऐसी कोई चैलेंजेस लिए। इट इज़ जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस, टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी। बीच बीच में कभी वो लो होता था तो देयर इज़ ऑलवेज समबडी एल्स टू पुश यू, दैट इज़ व्हाट टीम वर्क वॉज। तो वी कंटिन्यू टू डू दैट। और जेंडर वाइज आई डू नॉट थिंक फ्रैंकली कि हमने कुछ ऐसा एक्सट्रीम फेस किया है। विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपीडिशन में काम आया हो? यस, आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज। तो एक तो हम सब क्योंकि एक ऑलमोस्ट 2 साल के सिलेक्शन प्रोसीजर से गए थे, तो जो हमारी सर्विसेज का बेस्ट था वो हम सब आए हैं। और अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिज़िकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, और ये जंग ही थी एक तरीके की, क्योंकि हम अपने देश का नाम रोशन करने जा रहे थे। और समुद्र में गलती का कोई स्कोप नहीं होता है। एक कहावत है कि अगर आप समुद्र को मौका देंगे तो वो वहीं पे आपको हरा देगा कुछ ना कुछ, तो एकदम जो अलर्ट होता है। और अगर एयरफोर्स की बात करेंगे तो जैसे जब हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं, गलती का कोई स्कोप नहीं होता है, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन रहता है। आप उस कहते हैं ना कि या तो आप उस मशीन को कंट्रोल करोगे या वो मशीन आपको कंट्रोल करेगी। तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो हम वैल्यूज़ लेके, कोर वैल्यूज़ लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है। तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्रोजेक्ट का? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे। एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ ख़राब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे। बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वाज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल। तो आपने वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ? आपका मन किया मैं बताऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat. तो स्ट्रॉन्ग लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेके हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलती है। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका। तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई? देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज़ में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में उस दिन कहते हैं ना कि गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफ शोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज। तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे। आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज बम्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए वो आंसू नहीं उसके कभी नहीं। तो मतलब आप बताएं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आप 4 देशों में गई और आपका सम्मान भी किया गया, तो आपने कैसा फील किया? पहले तो फर्स्ट मोमेंट जो होता है जब आप देखते हो तो एक सेंस ऑफ प्राइड बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर अप्रोचिंग अनदर कंट्री, और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा है, की जो एम्बेसी है, आपके जो इंडियन लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की नेवी है, वहाँ का जो यॉटिंग क्लब है, एवरीबडी इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, और उनके हाथ में इंडिया का झंडा है। दूर से देख के ही वो एक फीलिंग, वो बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग होती है। पहला तो ये है। दूसरा, जब वो आपको वेलकम करते हैं कि आप इतने दूर से आ रहे हैं, एंड यू नो हम बोट से उतरते हैं, एवरीबडी गिव्स यू, कोई आपको बुके दे रहा है, कोई आपको गले लगा रहा है, कोई भारत माता की जय चिल्ला रहा है, उसके नारे दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम वापस ऐसे ना इंडिया आ गए हैं टाइप करके। हमको ऐसा नहीं लगा कि अरे ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या देयर इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, पीपल आर वेरी इनटू देम और नॉट टॉकिंग टू अस, नॉट मिंगलिंग अराउंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेंस ऑफ प्राइड ही अलग था। बिल्कुल। मतलब आप
निसंदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर। आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा? सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे। अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास 4 बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहाँ पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो उस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें? एक जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे पास मेरे दिमाग में एक ही दिन आता है, तो मैं उसको ज़्यादा मॉड्यूलेट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर ख़राब है, कभी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिज़री है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट, जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज़्यादा है, जो एन्जॉय करने लायक वो हवा है, वो होती थी। वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफ़ी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके। वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर ख़राब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही। वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था, और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा। आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो? हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वाज व्हेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन, एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है। हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड वो मतलब दिख रहा है सन है और पूरा उसका ऑरेंज कलर ऐसे फैला हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो कुछ तो आवाज़ आ रही है पानी से। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। सनराइज हो रहा है उस बैकड्रॉप में, वो एक लाइन हमें फुल दिख रही है कि दे वर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है। हमने मरीन लाइफ देखी है, बट जो हमने उस दिन देखा वो हमारे मतलब वो जब भी हम सोचते हैं तो वी कुड नॉट रिकॉर्ड इट और कैप्चर इट, बिकॉज इतना दूर था, बट वी हैव फेल्ट दैट प्रकृति के बीच में है, really, आसपास कुछ नहीं, मस्तिष्क में अंकित हो गया है। जहाँ तक नजर जा रही थी बस डॉल्फिन से दिख रहे थे हमें, इतने सारे, बहुत सारे थे। सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू आईज। और बस अब बहुत ही चंद मिनट बचे हैं, तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये कि ज़िंदगी में सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है, और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, बट हम ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ द अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर अस। तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप ले लीजिए, एंड ज़िंदगी आपको बहुत मौके देगी, एंड यू शुड जस्ट डू whatever you want to do in your life। जी, आप बताएं वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बहुत कैटेगरिकली एक चीज़ फोकस करता है। मैं तो जितने लड़के हैं, नॉट इवन लड़कियां, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारी के लिए, लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है कि फ़ौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स। किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड जॉइन द फोर्सेस। जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द? आई वुड लाइक टू से कि success comes with hard work, perseverance, and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me,
एंड दिस हैज़ स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था, एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी, एंड दैट इज़ व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर. तो आपने एकदम क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट जो आया वाज दिस. तो आई थिंक इट्स बहुत ही मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन. आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद. आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए. थैंक यू.